हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो इस वीडियो में हम वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 को डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपीएससी या फिर आप स्टेट पीसीएस के लिए या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो यू हैव टू बी अपडेटेड एट ईच एवरी पॉइंट। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई मैगजीन उठाई, उसको रीड किया और आप पेपर देने चले गए। ठीक है, यूपीएससी ऐसा नहीं हो सकता आप अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी जो जनवरी में उन्होंने फोरकास्ट किया था, उसके बाद अप्रैल में अगेन उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम आईएमएफ को डिस्कस करेंगे, जो आपकी इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में भी देखने को मिलेगा, और उसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है क्या आखिर में, ये भी देखेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आप लाइन देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ द आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होता है वो किसके थ्रू रिलीज करता है। तो फर्स्ट आपका प्रीलिम्स का पॉइंट कि आईएमएफ जो है उसके थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया जाता है, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि ऐसा नहीं कि 2021 के लिए फर्स्ट टाइम इसको रिलीज किया गया है। ये जो इंडेक्स होता है या फिर ये जो रिपोर्ट होती है, ये साल में 2 बार रिलीज की जाती है। तो जनवरी 2021 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि 11.5% जो है वो ग्रोथ एस्टिमेशन रहेगा। ठीक है, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। अब जो है उसको फोरकास्ट किया गया है और बढ़ावा दे दिया गया है 12.5% का। तो जो पहले जनवरी में 11.5% का डाटा दिया गया था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 12.5% कर दिया गया है। और इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि आपको अपडेटेड रहना होगा। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो है वो लॉकडाउन के बाद भी, और जिस तरीके से जीडीपी में एकदम से गिरावट आई थी, बट इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या देखा कि वी शेप रिकवरी जो है वो इंडियन इकोनॉमी की होगी। उसके बाद आईएमएफ ने ये कहा है कि 12.5% ग्रोथ जो है वो इंडिया की 2021 में होगी। और उसी के साथ अगर हम अगले आने वाले साल की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, तो यहाँ पे एस्टिमेशन किया गया है कि 6.9% जो है वो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आपको दोनों ही जो डाटा है वो याद रखने हैं, और 2021 एंड 2022 के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। उसी के साथ अगर बात करते हैं कि ये तो हुई एक्सपेंशन की बात की, अब ग्रोथ कैसे होगी। बट जब कोरोना का टाइम था और इस वजह से लॉकडाउन लगा, तो कितना कॉन्ट्रैक्शन जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में आया, तो इंडियन इकोनॉमी में कितना आया। तो देखिए, 2020 का जो एस्टिमेशन किया गया है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन आया था, तो 8% का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो टोटल इंडियन इकोनॉमी में दिया गया था। तो यहाँ पे आपको ये जो छोटे छोटे डाटा है कि कौन सा एक्सपेंशन है, कौन से ईयर के लिए, कौन कॉन्ट्रैक्शन है, कौन से ईयर के लिए है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो आप क्या करेंगे कि जब मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि ईयर लिखेंगे, उसी के साथ आगे जो है वो परसेंटेज लिख लेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये पढ़ना। ठीक है, अब उसी की बात अगर हम करते हैं कंपैरिजन, जैसे हमेशा ही हमारी नेबर कंट्री चाइना के साथ इंडिया का कंपैरिजन किया जाता है ग्रोथ रेट में, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है वो हालांकि थोड़ा सा ये स्ट्रेंज है कि आईएमएफ ने जो निकाला कि चाइना से ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो स्ट्रॉन्गर ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो अब ये देखिए कि ग्रोथ रेट किस परस्पेक्टिव पे कहा गया है कि चाइना से ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है कि चाइना से अगर हम देखते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्गर ग्रोथ हो रही है, मतलब कि किस लेवल पे ग्रोथ हो रही है, वो ज़्यादा है। बट अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ रेट की कि वो कौन सी कंट्री की ज़्यादा हुई है, तो 2020 में सिर्फ चाइना जो है वो एक ऐसी मेजर इकोनॉमी थी जिसका पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखा गया था, किसका, 2.3% का। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कंट्रीज के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि 2020 के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी मेजर इकोनॉमी थी जिसने पॉजिटिव ग्रोथ शो की थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम चाइना की 2021 के डाटा की बात करते हैं, तो 2021 में 8.6% जो है वो चाइना की ग्रोथ होगी, और उसी के साथ 2022 का अगर हम डाटा देखेंगे तो 5.6% आपको होगा। तो ये जो डाटा हो गया वो आपका चाइना का हो गया, पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, ये आपको याद रखना है। चाइना की बात कर ली, इंडिया की बात कर ली, अब आ जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो आईएमएफ जो है उसने ये कहा है कि अगर हम 2021 और 2022 को देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर रिकवरी के बारे में ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बताया गया है, और यहाँ पे जो ग्रोथ बताई गई है वो 6% की बताई गई है 2021 के अंदर। और अगेन जो है आप यहाँ पे डाटा देखेंगे कि चाहे आप इंडिया को देख रहे हैं, चाइना को देख रहे हैं, 2021 के अंदर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखी जा रही है कंपेयर टू 2022। यहाँ पे आप ग्लोबल इकोनॉमी में देख सकते हैं कि 6% जो है वो 2021 के अंदर है, वहीं पर 2022 के
अंदर 4.4% जो है वो एस्टिमेशन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने इंडिया में देखा कि कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, 8% हुआ था। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो है लॉकडाउन के लगने के बाद भी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा कम ही हुआ है। तो 3.3% का कॉन्ट्रैक्शन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिला। और उसी के साथ अगर हम देखें कि जो प्रीवियस प्रोजेक्शन आया था उसके कंपैरिजन में जो कॉन्ट्रैक्शन थी 2020 की वो 1.1% स्मॉलर थी। हालांकि ये वाला डाटा आपको याद नहीं रखना है, जस्ट ये उन्होंने पॉइंट अपनी रिपोर्ट में दे रखा है तो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसी के साथ देखिए ये सारा जो डाटा हमने देखा तो उससे क्या रिजल्ट देखने को मिला, आपसे ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपसे डाटा ना पूछा जाए क्योंकि आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी तो पूछे जाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या कंपैरिजन रहा है ग्रोथ रेट का, कम हुई है, ज़्यादा हुई है या फिर एक मीडियम लेवल पे रही है। तो ये देखा गया कि देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर लगाया गया था, पर लॉकडाउन लगने के बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शुरू हुआ, मतलब कि जून के बाद जो शुरुआत हुई, तो जो ग्रोथ थी वो हायर देन एक्सपेक्टेड थी। इस वाले पॉइंट को अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो गई सारी जगह की, उसके बाद जो ग्रोथ हुई उतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो ये IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा। तो ये वाली जो लाइन है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। उसी के साथ ये कहा गया कि जो फ्यू लार्ज इकोनॉमीज थी उनको एडिशनल फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ा उनकी रिकवरी के लिए। वैक्सीन की फॉर्म में हो सकता है या पैसे की फॉर्म में हो सकता है, बट उन्होंने रिकवरी कर ली। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम IMF को डिस्कस करते हैं, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को डिस्कस करेंगे। तो IMF जो है उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बैंक के साथ ही एस्टेब्लिश किया गया था। तो IMF और वर्ल्ड बैंक उन दोनों को साथ साथ एस्टेब्लिश किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी और जो कंट्रीज वॉर के अंदर इंक्लूड थी उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी जो थी वो वर्ल्ड बैंक और IMF को सौंपी गई कि फाइनेंशियल वे में आप इनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रिटेन वुड्स US के अंदर की गई थी। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है कि इनका जन्म वहाँ पे हुआ था और एक साथ हुआ था, तो इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस किसको कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, उसी के साथ 1945 के अंदर हमें पता है वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम इसको क्रिएट किया गया था। और कितनी कंट्रीज इसका पार्ट है तो आप एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि 189 कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट है। और इंडिया ने जो है इसको एज अ फाउंडर मेंबर ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 के अंदर। ठीक है, IMF को जो प्राइमरी पर्पस होता है वो बेसिकली होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप कैसे स्टेबिलिटी को मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कल ही परसों क्वेश्चन एक पूछा था, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो बैलेंस पेमेंट क्राइसिस होता है वो कौन हैंडल करता है। तो क्या था कि उसमें ऑप्शन के अंदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड ही दे रखा था। तो कई स्टूडेंट्स ने कहा कि IMF है, तो वो IMF होता अगर IDF नहीं दे रखा होता तो IDF मेंशन था ऑप्शन में, तो IDF ही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, बट जो मेन जो चीज़ होती है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करनी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, वो IMF का ही काम हो जाता है। ठीक है, अब IMF के थ्रू कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है? एक जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया जाता है, उसी के साथ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये दोनों ही रिपोर्ट्स जो है आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। अब जो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो एक बार इसको ही थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या होता है? एक सर्वे होता है IMF के थ्रू जो कि साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है। कौन से मंथ्स में किया जाता है? तो अभी देखिए कि आज अप्रैल है, 10 अप्रैल है, हम अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रैल और अक्टूबर 2 महीनों में जो है, मतलब कि 2 साल में 2 बार जो है इसको किया जाता है। उसी के साथ जो है ये एनालाइज करता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसी हो रही है, कौन से टाइम में, नियर एंड मीडियम टर्म, मतलब जब कोई भी साल शुरू हुआ था और जब वो अपने मीडियम टर्म में पूछा था। तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो अप्रैल और अक्टूबर की बात कर रही है तो नियर की बात कहाँ से आ गई? तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि ये जो WE का अपडेट होता है ये जनवरी एंड जुलाई में पब्लिश हो जाता है, बट जो इसके रिलीज होता है ये जो पब्लिकेशन वो अप्रैल और अक्टूबर में होता है। इस वजह से हमको ये लगता है कि ये तो अप्रैल या अक्टूबर में आया, बट इसका जो मेन टाइम होता है वो क्या होता है? जनवरी या जुलाई का होता है। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कल मैंने आपसे पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल इन 1950 इन द इंडियन पार्लियामेंट। सॉरी मैं ये नहीं चेक कर पाई कि किसने कमेंट सबसे पहले किया था, बट जिसने भी किया था कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिन सब ने भी किया था इसको सही उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन था वो था सरदार पटेल जो थे, उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल 1950 में इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो
पटेल ने इस टाइम ये कहा था कि सेवरल स्लीपलेस नाइट्स जो थी उन्होंने बिताई है इस बिल को या फिर इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, डिसाइड करने से पहले, और फिर बाद में ये जो है 26 फरवरी 1950 को जो है इनेक्ट कर दिया गया था। आज जो है वो साइंस बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि डिजीज़ जो टॉपिक है वो इतना कॉमन हो चुका है अभी न्यूज़ के अंदर, तो आपको स्टैटिक पोर्शन के अंदर डिजीज़ को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेनिंजाइटिस इज अ डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस द कवरिंग दैट लाई ओवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कोज बाय। तो आपसे पूछा गया है कि मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मेनिंजिस क्या बताए गए हैं इसमें कि हमारी ब्रेन और जो स्पाइनल कोड के ऊपर की कवरिंग होती है वो होती है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है जिससे मेनिंजाइटिस होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ए इज बैक्टीरिया, बी इज वायरस, सी इज प्रोटोजोआ एंड डी इज फंगाई। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन इज हियर, बैक्टीरिया जो है वो इसका सही आंसर है। तो मेनिंजाइटिस इज बेसिकली क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये एक जो है, जैसे आप एक बेबी को देख पा रहे हैं, ये इसका ब्रेन है। तो ये आप जो कलरफुल लेयर देख पा रहे हैं तो ये क्या हो गई, मेनिंजिस हो गई, जो कि एक आउटर कवरिंग हो गई आपके ब्रेन की। ठीक है, ये मेनिंजिस हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल मेनिंज लेयर आप देख रहे हैं पर्पल कलर की, बट जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, इन्फेक्टेड मेनिंजाइटिस की। ठीक है, इन्फेक्टेड मेनिंजिस हो गया। तो स्पाइनल कोड और ब्रेन के ऊपर जो होता है ये अगेन आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है, और यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन जो होती है वो मिलकर मेनिंजिस को बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम डिजीज चैप्टर, पॉलीसाइथीमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू, ए इज आरबीसी, बी इज डब्ल्यूबीसी, सी इज ब्लड सीरम एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे क्या हो गया, आरबीसी आपका सही आंसर हो गया। आरबीसी से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं वो पॉलीसाइथीमिया होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका जो शरीर होता है उसमें आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आरबीसी का नंबर देखिए इस तरीके से बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका जो खून होगा वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएगा। जब वो थिक होगा तो क्या होता है कि जब हमारा खून थिक होता है तो वो क्लोट्स बनाने शुरू कर देता है ब्लड के अंदर जाके। तो इस तरीके से आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी अपने उस पर, जो होगा आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, उसी के साथ ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, जिससे कि आपको बाद में रिस्क ऑफ हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इन बॉडी विच कॉज द ब्लड टू बी थिकर एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ अदर हेल्थ इशू सच एज ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो बायोमोलिक्यूल्स की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। ए इज विटामिन ए, बी इज विटामिन के, सी इज विटामिन डी एंड डी इज विटामिन ई। तो एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ही। फ्रक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज इन प्लांट्स, इट बिकम्स स्टेबल शुगर बाय कंबाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रक्टोज जो होता है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, प्लांट्स पे बनता है। ठीक है, बट क्या होता है कि वो आपके घर में एज अ शुगर पहुंचता है। किस चीज़ के साथ उसको कंबाइन किया जाता है कि आप उसको एज अ स्वीटनर अपनी डिशेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ए इज़ ग्लूकोज, बी इज़ गैलेक्टोज, सी इज़ माल्टोज एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका ग्लूकोज आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रक्टोज जो होता है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, बट जब उसको हम घर में एज अ स्वीटनर कब यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्लूकोज के साथ यूज़ करके। और ये जो फ्रक्टोज देखने को मिलता है ये एज अ सिंपल कीटोनिक मोनोसेक्राइड की फॉर्म में मिलता है प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।